एक बार की बात है, एक मंगलपुर गांव में 3 भाई रामू, मुकेश और जग्गू जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जग्गू कहता है, अरे भाई, ये बुढ़िया इतने घने जंगल में इतना भारी सामान उठाकर कैसे जा रही है? क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? हाँ, बेशक से हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में अगर हमें कुछ मिले तो। भाइयों, किसी की मदद करोगे तो मुफ्त में करो ना। अगर लालच में किसी की मदद करोगे तो क्या फायदा ऐसी मदद का? वह दोनों रामू की एक बात नहीं सुनते और उस बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं उसकी मदद के लिए। जिसके बाद बुढ़िया उनसे कहती है, बेटा, अगर तुम मेरा सामान मेरे घर तक रखवा दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के और हीरे के मोती दूंगी। क्या कहा? सोने के सिक्के और हीरे के मोती? हम क्यों नहीं आपकी मदद करेंगे? हम आपकी मदद करेंगे। हम तो 5 मिनट में आपका सारा सामान आपके घर पर पहुंचा देंगे। दोनों लालच में आकर उस बूढ़ी औरत का सामान उसके घर छोड़ आते हैं, जहां वह उन्हें सोने के सिक्के और हीरे के मोती दे देती है। जिसके बाद वह उनसे कहती है, बेटा, अगर तुम्हें ऐसा सोना और हीरे के मोती और चाहिए तो मैं तुम्हें इसका एक रास्ता बता सकती हूँ, जिसके बाद तुम लोग बहुत अमीर और धनवान हो जाओगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों की आंखों में सोना और हीरे चमकने लगते हैं। लेकिन तभी रामू कहता है, भैया, जितना मिला है उतने में खुश रहो। चलो अब हम लोग घर वापस चलते हैं। मुकेश और जग्गू रामू की बात को अनसुना कर देते हैं। इतने में बूढ़ी औरत कहती है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ के पीछे 3 गुफा हैं। उन गुफा के अंदर तुम्हें ऐसे ही सोना और हीरे के मोती मिलेंगे। अगर तुम्हें धनवान होना है तो तुम वहाँ से ले सकते हो। मुकेश और जग्गू लालच में आकर पहाड़ के पीछे जाने का फैसला लेते हैं और रामू को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। जैसे ही वह तीनों पहाड़ के पीछे पहुंचते हैं, उन्हें 3 गुफाएं नजर आती हैं, जिसमें से पहली गुफा सोने के पत्थर की बनी होती है, दूसरी गुफा बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन तीसरी गुफा में हीरे मोती लगे होते हैं। तभी मुकेश कहता है, मुझे तो सोने की गुफा में जाना है। और मैं तो हीरे की गुफा में। ये गुफा तो मेरी है। वह दोनों बिना सोचे समझे गुफा के अंदर चले जाते हैं। रामू बेचारा बाहर अकेला रह जाता है, इसलिए वह सिंपल वाली गुफा में जाने का फैसला लेता है। जब रामू सिंपल वाली गुफा में जाता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो पहले ही मर चुका होता है। वह उसे ज्ञान की कई सारी बातें बताता है और जाते वक्त उसे एक बोरी में सोना और हीरे देता है। बेटा, हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना और कभी किसी का बुरा मत सोचना। रामू बूढ़े आदमी की बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मुकेश सोने की गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ उसे इंसानों को कच्चा निगलने वाला भूत मिलते हैं, जो उसे कच्चा निगल जाती है। वहीं जग्गू का भी ऐसा ही कुछ हाल होता है। उसे गुफा में खून चूसने वाले भूत मिलते हैं, जो उसका खून चूस कर उसे मार देते हैं। रामू बाहर आकर अपने दोनों भाइयों के लिए रोने लगता है, क्योंकि उसे गुफा का राज पता चल जाता है। काश मेरे भाइयों ने लालच नहीं किया होता तो वो दोनों भी आज मेरे साथ अच्छाई की कुछ बातें सीखते और उनका भी भला होता। यह सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कल मुझे एक बुढ़िया ने 3 गुफाओं के बारे में बताया था, जिसकी पहली गुफा सोने के पत्थर से बनी है और दूसरी में कुछ नहीं है, लेकिन तीसरी गुफा हीरे के मोती से बनी है। क्या कहा भाई? सोने के पत्थर और हीरे? क्या सच में ऐसी भी कोई गुफा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी चाहिए। वह दोनों मिलकर गांव के सभी लोगों को पहाड़ के पीछे वाली गुफा के बारे में बता देते हैं। जैसे ही रामू को ये बात पता चलती है तो वह गांव वालों के पास जाकर उनसे कहता है, देखो, तुम लोग लालच मत करो। मैं जानता हूँ सोना और हीरे पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोने और हीरे के चक्कर में अपनी जान गंवाना ये बात ठीक नहीं है।
जैसा कि रामू की बात को उसके भाइयों ने अनसुना किया था, ऐसे ही गांव के लोगों ने भी उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वह सभी मिलकर पहाड़ के पीछे वाली गुफाओं के पास पहुंच जाते। अरे इन्होंने तो सही कहा था, यहाँ तो पहली गुफा में सोना, दूसरी गुफा में कुछ नहीं तो तीसरी गुफा में हीरे हैं। देखो, लालच में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अंदर मत जाओ, और अगर जाना है तो दूसरी गुफा में जाओ, तुम्हारा अच्छा होगा। अरे चल हट, तू क्या हमारे भले के बारे में सोचेगा? हम अपना भला खुद सोच सकते हैं। रामू के इतना समझाने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुनता और आधे लोग सोने की गुफा में चले जाते हैं तो आधे लोग हीरे की गुफा में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ एक उर्मिला नाम की औरत रामू से आकर कहती है, रामू, आज के समय में कोई किसी का भला नहीं सोचता। अगर तुम गांव वालों की भलाई के बारे में सोच रहे हो तो तुम सही हो, इसलिए मेरे परिवार ने दूसरी गुफा में जाने का फैसला लिया है। उनकी बात सुनकर रामू बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, अंदर तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो मर चुका है, लेकिन वो तुम्हें ज्ञान की बातें बताएगा। उसकी बातों को अच्छे से समझना और सुनना। रामू की बात सुनकर उर्मिला का परिवार खुशी खुशी दूसरी गुफा में चला जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ वही बूढ़ी औरत आती है। उसे देख रामू कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें पता था कि मेरे भाई लालची है तो तुमने उन्हें गुफा के रास्ते के बारे में क्यों बताया? लालची लोगों का अंत ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक चुड़ैल हूँ और इन गुफाओं के अंदर मेरे बच्चे हैं जो इंसानों को सीधा निगल जाते हैं और उनका खून चूस लेते हैं। चुड़ैल ये सब कह ही रही होती है, इतने में गुफाओं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिसमें से सोने की गुफा में जाने वाले गांव के लोगों को अंदर इंसानों को कच्चा निगलने वाला भूत उन्हें कच्चा निगल जाते हैं और तीसरी गुफा में जाने वाले गांव के लोगों को उस गुफा के भूत उनका खून पीकर उन्हें मार देते हैं। और जब दूसरी गुफा से उर्मिला का परिवार वापस लौटता है तो उनके पास ज्ञान की ढेर सारी बातें होती हैं और उनके पास एक बोरी में सोने और हीरे भी होते हैं। उनको देखकर रामू कहता है, बहन, ये तीनों गुफाएं हमारे इंसानों के लिए ठीक नहीं है। हमें इन मौत की गुफाओं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। उर्मिला और उर्मिला का परिवार रामू की बात से सहमत होता है, इसलिए वह सब मिलकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और उसकी मदद से तीनों गुफाओं का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रात के अंधेरे में जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस दिन गांव में एक सुमन नाम के लड़की की शादी थी। तभी गांव की कुछ दूरी पर एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसके अंदर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक भूतों की बारात गांव की तरफ आने लगती है, जिसमें एक बहुत ही भयानक भूत घोड़े के ऊपर और उसके आसपास बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल ढोल बजाकर नाचते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। मेरी बारात है, आज मैं लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। चलो दोस्तों, आज हम लड़की को भगा कर ही रहेंगे। सभी भूत बैंड बाजा बजाकर बारात सुमन के घर ले जाते हैं, जिसके बाद सुमन के घर के सभी मेहमान यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। सुमन भी भूतों की बारात को देखकर बहुत डर जाती है, जिसके बाद सुमन की माँ माया सुमन के पास आती है और उससे कहती है, चल तुझे मैं छुपा देती हूँ, नहीं तो वो भयानक भूत तुझे यहाँ से भगा कर ले जाएगा। तभी माया उसे अपने घर में जाकर छुपा देती है, जिसके बाद भूतों की बारात गांव के सभी लोगों पर हमला कर देती है और सबको एक एक करके मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। कहाँ है मेरी दुल्हन? मुझे मेरी दुल्हन से मिलना है। मेरी दुल्हन को मेरे पास लेकर आओ। शादी का माहौल मातम का माहौल बन जाता है। गांव के सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन भूतों की बारात किसी को नहीं छोड़ती और सबको मारती जाती है। आखिरी में भूतों की बारात सुमन के माता पिता को मार देती है, जिसके बाद भूत सुमन के घर में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं।
कहाँ है मेरी दुल्हन? आज मैं अपनी सुमन से शादी करके ही रहूंगा। ये कुछ समय पहले की बात है। मुंशीपुर नामक एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। वो चारों अनाथ थे और गांव के ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहा करते थे। वो चारों बचपन से ही एक साथ थे और हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। उनमें से एक राघव नाम का लड़का गांव की एक सुमन नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, राघव सुमन से मिलने एक बगीचे में जाता है, जहां वो सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। राघव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बारे में अपने माता पिता से बात कर लूंगी। मुझे यकीन है कि वो हमारे रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। उसी दिन सुमन राघव को अपने माता पिता से मिलवाने अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सुमन के पिता दुर्योधन और उसकी मां राघव से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम कितना कमाते हो महीने का? दरअसल मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का काम करने की सोच रहा हूँ। मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा। लेकिन बेटा, चाय की दुकान में तुम कितना कमा लोगे? ज्यादा से ज्यादा महीने का 10,000 रुपए। बस इतने तो मेरी बेटी एक हफ्ते में खर्च कर देती है। कैसे उठाओगे इसका खर्चा? ये सुनकर सुमन को समझ आ जाता है कि उसके माता पिता राघव की बेइज्जती कर रहे हैं। तभी सुमन कहती है, माँ, पिताजी, मैं राघव को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई थी, ना कि आपसे उसकी बेइज्जती करवाने के लिए। सुमन की ये बात सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो सुमन से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? आखिर क्या ढूंढा है तुमने इस लड़के के अंदर? देखो जरा, एक चाय की दुकान का काम करने को कह रहा है। अरे मेरी इतनी इज्जत है, जब मैं किसी को यह बताऊंगा कि मेरा दामाद एक चाय का काम करता है तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। पिताजी, मैं राघव से प्यार करती हूँ। मैंने उसकी धन दौलत देखकर उससे प्यार नहीं किया। अगर आप हमारी शादी नहीं कर पाओगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो राघव, यहाँ से। सुमन गुस्से से राघव को वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों भागकर शादी करने का प्लान करते हैं। जिसके बाद राघव अपने सभी दोस्तों से कहता है, भाई लोगों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे माता पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं, तो हमें सुमन को उसके घर से भगा कर लाना है। राघव के सभी दोस्त उसके साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन अपनी बेटी सुमन की जबरदस्ती किसी और से शादी करवाने लगता है। चारों तरफ शादी का माहौल होता है और सुमन एक मंडप में बैठे हुए रो रही होती है। तभी वहां वो चारों सुमन को भगाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे लोग सुमन को किसी तरह मंडप से उठाकर अपने साथ भगा कर ले जाते हैं और राघव सुमन को अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव के सभी दोस्त सुमन और राघव की शादी करवाने की तैयारी में लग जाते हैं। भाई तो चिंता मत कर, तेरी शादी भी होगी और हम बारात भी लेकर चलेंगे। अरे भाई, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे हो। वो चारों मिलकर राघव की बारात लेकर आते हैं, जिसके बाद सुमन खुशी खुशी मंडप में बैठी होती है। लेकिन उसी समय दुर्योधन गांव के कुछ लोगों को राघव के घर ले जाता है और अपनी बंदूक से राघव के सीने में गोली मार देता है, जिसके बाद राघव मर जाता है। राघव के तीनों दोस्त ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव वालों से लड़ने लगते हैं। लेकिन दुर्योधन राघव के साथ साथ उन्हें भी मार देता है और अपनी बेटी सुमन को उठाकर वापस अपने घर ले जाता है। सुमन बेचारी राघव के मरने पर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसकी वजह से दुर्योधन उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। दुर्योधन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है। पिताजी, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो पिताजी। मुझे राघव को आखिरी बार देखने दो पिताजी। दरवाजा खोल दो पिताजी। नहीं खोलूंगा। अब ये दरवाजा केवल उसी दिन खुलेगा जिस दिन मैं तेरी शादी किसी और लड़के से करवा दूंगा, समझी तू? ये कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में सुमन के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह सुमन की शादी किसी और लड़के से करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव और उसके सभी दोस्त बहुत ही भयानक भूत बन जाते हैं।
और राघव के सभी दोस्त उसे घोड़े पर बिठाकर उसकी बारात सुमन के घर ले जाते हैं और जो भी शादी में आया होता है उन सभी को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत सुमन को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें अगर कोई मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं उसे इस दुनिया से ही उठा दूंगा। राघव को भूतिया हालत में देखकर सुमन बहुत डर जाती है। वो डर के मारे रोते हुए उससे कहती है, राघव, मुझे छोड़ दो राघव। अब तुम मर चुके हो, हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ ऐसे खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ राघव, तुम यहाँ से चले जाओ। सुमन की ये बात सुनकर भूत भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो सुमन को घोड़े के ऊपर से उतारता है और कहता है, तुमसे शादी करना मेरी इच्छा थी और मैं अपनी इच्छा पूरे किए बिना ही मर गया। जब तक मेरी किसी से शादी नहीं होगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भूत वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है, जिसके बाद हर रात भूतिया बारात गांव के अंदर आती है और गांव की एक लड़की को उठाकर ले जाती है और उसे मार देती है। ये सब चलता ही आ रहा होता है कि तभी गांव के सभी लोग उस भूत को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय निकालते हैं। अगर हम उस भूत की किसी गुड़िया से शादी करवा दें तो उसे उसकी आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी और वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जला जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं। जैसे ही रात के समय भूतिया बारात गांव के अंदर आती है, गांव वाले उनके सामने खड़े होकर उससे कहते हैं, हम गांव वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं और तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। राघव, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं जिंदा हूँ और तुम मर चुके हो। अब तुम्हें यहाँ से मुक्ति लेकर जाना चाहिए। सुमन की ये बात सुनकर भूत गुड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर भूत और एक गुड़िया की शादी करवा देते हैं। गुड़िया से शादी करते ही राघव को उसकी आत्मा से शांति मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव के सभी लोग अपना एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन भी एक अच्छे लड़के से शादी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।